तो लास्ट लेक्चर में हमने राइस के पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी और बेसिक राइस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो सारा कवर किया था। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको राइस पढ़ा रहा हूँ, मेज पढ़ा रहा हूँ या फिर एग्रोनॉमी में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, ये सिर्फ आप एक सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत देखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और कॉम्पिटिटिव का कोई भी ऐसा पॉइंट आपका नहीं छूटेगा कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़े नोट्स है वो आप लोगों को पढ़ने में टाइम लगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई सेमेस्टर आएगा तो एक रात में हम पढ़ के पास कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़े लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे हैं उनको इवन थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में क्लियर हो इन फ्यूचर की 4 साल बाद में वो कोई भी एग्जाम दे, ठीक है, बीएससी होने के बाद में, तो उनको कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो राइस में पार्ट सेकंड में हम नर्सरी मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नर्सरी तक का पार्ट है वो हमारा क्लियर हो चुका था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग सर, बिल्कुल भाई, मॉर्निंग मॉर्निंग सभी को मॉर्निंग, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने राइस का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और राइजा सटाइवा के बारे में पढ़ा था, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, ये चीजें हमारा ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट के अंदर है वो हो चुकी है। अब हम डायरेक्टली ये ओरिजिन प्लेस वगैरह देख लेना, यहाँ से आपको एमसीक्यूज बेस्ड के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस है वो बायलैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो किसी भी बच्चे को चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे अंग्रेजी मीडियम का हो, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो आगे हम बात करते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ ली थी, क्या क्या इनकी स्पीशीज है, कौन कौन सी इनकी सब स्पीशीज है, उन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में ओराइजा ग्लेब्रिमा के बारे में, ओराइजा सटाइवा के बारे में, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। न्यूरिका राइस के बारे में पढ़ा था, इंस्टीट्यूट्स थे राइस के वो पढ़ा था, और जितने भी जो राइस की वैरायटी डेवलप्ड हुई थी उनके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो वैरायटी के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस है वो आप लोगों को पूछे जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी अच्छे से पार्ट है वो कवर करके आप लोगों को जाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर हम लोगों को पढ़ना है आपका नर्सरी के बारे में, कि ये जो जितनी भी जो चीजें थी हमारी पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। क्लाइमेट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, सॉइल का टाइप आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, लोलैंड राइस के बारे में आप लोगों को बता दिया था, अपलैंड राइस के बारे में आप लोगों को बता दिया। अभी आपने पहला लेक्चर अभी नहीं देखा तो जरूर देखना। ठीक है, उसके बाद में हमने सोविंग के बारे में जाना था कि सोविंग हमें कैसे करनी है। ग्रोइंग सीजन के बारे में, असमन और बोरो के बारे में हमने जाना था। ठीक है, कि अस क्या होता है, अमन क्या होता है, बोरो क्या होता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा सीजन में कब इसकी सोविंग की जाती है। ठीक है, ये हो गया सीजन के बेस पे। और उसके बाद में हमने यहाँ पे सीड रेट के बारे में भी पढ़ा था कि कितनी सीड रेट है वो आपकी पर हेक्टर होनी चाहिए। और अभी जो सीयूईटी पीजी का पेपर हुआ था, सीयूईटी पीजी 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वो पूछा था लेट सोविंग का। ठीक है, हालांकि लेट सोविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि उनकी सीड रेट कितनी होती है, राइस और ये इसका आपका वीट दोनों का याद रख लेना अच्छे से। यहाँ क्वेश्चन जितने भी जो है, और आपको एक ड्रम सीडर है, इनका भी आजकल क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रेंड में चलता है। ठीक है, बाकी ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस का कितना होता है। ठीक है, सीड रेट, एसआरआई मेथड का सीड रेट बहुत पूछा जाता है, 5 से 8 केजी याद रखना एग्जैक्टली क्वेश्चन है। यहाँ से भी पूछे जाते हैं। डेफोक नर्सरी का मैं अभी आगे पढ़ूंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, वो बनता है हाइब्रिड राइस का सीड रेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों हमने पहले पढ़ ली थी। उसके बाद में स्पेसिंग कितना होता है, मेनली आपका 20 गुना 10 होता है, आर गुना पी का ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई है। अब हम बात करेंगे नर्सरी टेक्निक्स के बारे में। यहां से हमें आप पढ़ना है पार्ट सेकंड के अंदर, यहां से आपका स्टार्ट होता है आपका पार्ट सेकंड। ठीक है, सबसे पहले जनरल रिक्वायरमेंट, आप लोगों को 1 हेक्टर के लिए मतलब क्या है, सीधा 1/10 नर्सरी होनी चाहिए। मतलब क्या है भाई, अगर आपको 10 बीघे के अंदर राइस लगाना है तो 1 बीघे के अंदर आपकी नर्सरी होनी चाहिए, तब जाके आप 1 बीघे की नर्सरी को 10 बीघे के अंदर ट्रांसप्लांट कर पाओगे। ये चीज ध्यान रखना। सीधी बात यही है कि 0.10 हेक्टर या फिर 10% या फिर कह सकते हैं 1/10% उसकी नर्सरी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के आप लोगों को अगर पूछे तो गलत नहीं करना। ये नर्सरी एरिया ऑफ 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.10 हेक्टर और 10% ऑफ द मैन फील्ड इज रिक्वायर्ड। मतलब जो मैन मुख्य क्षेत्र है, जैसे मान लो ये मेरे पास में खेत है, कितने हेक्टर का है, ये मेरे पास में खेत है आपका 20 हेक्टर का। कितने हेक्टर का, 20 हेक्टर का। अब मुझे जो नर्सरी तैयार करनी है वो मेरी कितनी होगी,
2 हेक्टर की होगी। 2 हेक्टर में मैंने नर्सरी लगाई और उसके बाद में मैंने 20 हेक्टर के अंदर इनको क्या कर दिया है, ट्रांसप्लांटेड कर दिया है राइस को। ये चीजें क्लियर है। अब बेसिकली जो राइस की नर्सरी है उनके 3 टाइप है, ठीक है। 3 टाइप कौन कौन से है मैं आप लोगों को थोड़ा पहले बता देता हूं। एक आपका है वेट, एक है ड्राई, और एक आपको सबको पता है डेपोग मेथड, ठीक है। बेसिकली कॉमनली ये 3 ही मेथड है, डेपोग मेथड। अब कॉमन आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर आजकल डेपोग मेथड हो चुका है, आगे और पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। वेट बेड नर्सरी क्या होती है, गीली नर्सरी कहते हैं, ठीक है। सीड रेट 40 से 50 केजी पर हेक्टर होती है इसकी। ट्रांसप्लांटिंग 20 to 25 डेज, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें 25 प्लस भी टाइम आप लोगों का लग जाता है, ठीक है। राइस सीडलिंग शुड बी ट्रांसप्लांटेड एट 3। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर आपकी वेट नर्सरी है तो जो राइस है उग गया, उसके ऊपर ऐसे 1, 2 और 3 पत्ती या फिर ये 4 पत्तियां इसके ऊपर निकल गई, इट मींस कि इसका आपको क्या कर देना है, ट्रांसप्लांटिंग कर देना है दूसरे खेत से, नर्सरी से दूसरे खेत में ले जाकर। आई बात समझ में। उसके बाद में अगला है आपका वो है डेपोग नर्सरी या फिर मेट मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चटाई विधि समझ गए। ये आपका फिलीपींस से 1966 में डेवलप्ड हुआ था, ओके। इन इंडिया एडॉप्टेड बाय द फार्मर्स, जो एक आंध्र प्रदेश के फार्मर थे उनके द्वारा ये है वो इंडिया के अंदर लेके आए थे और उन्होंने ये लगाई थी, ठीक है। सबसे पहले, और उसके बाद आज आंध्र प्रदेश में तो ये मोस्ट पॉपुलर है ही, लेकिन अभी इंडिया के मोस्ट ऑफ द एरिया के अंदर ये चीजें पॉपुलर हो चुकी है। अब सीड बेड मटेरियल जो आपकी बीज से या नर्सरी तैयार है वो कैसे करनी है, ठीक है। अब थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं इन तीनों नर्सरी के बारे में। एक आपका है, हमने सबसे पहले पढ़ा था वेट नर्सरी, ठीक है। वेट और ये जो ड्राई नर्सरी है, ठीक है, इनमें बेसिकली होता क्या है कि भाई 35 से 40 केजी आप लोगों को सीड लेना है पर हेक्टर के हिसाब से। ये बेसिकली 25 दिन की में ट्रांसप्लांटेड हो जाती है, ये 25 से 30 दिन का टाइम लगता है, और वही है 3 से 4 लीफी स्टेज में आप लोगों को आगे कर देना। उसके बाद में डेफोक मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 12 से 14 डेज का होता है। 12 से 14 दिन के अंदर इसको आप है वो आगे कर सकते हो, ठीक है। एरिया 25 से 30 मीटर स्क्वायर का आप लोगों को पता भी होगा, 25 से 30 मीटर, ठीक है, स्क्वायर, उससे पर हेक्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगाना है। उसके बाद में मैं आप लोगों को सीड रेट बताऊं तो इसमें आपका 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो सीड रेट होता है वो 3 केजी होता है, ठीक है। आगे हम और चीजों को जानेंगे। तो ये आपकी फिलीपींस से 1966 में हुई थी। कितने दिन में तैयार होता है, कितनी सीड रेट होती है, कितना एरिया होता है, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब इसमें क्या है, सॉइल लेस नर्सरी है कि इसमें सॉइल लेस नर्सरी या तो बनाना की पत्तियां नीचे आप दे दोगे, ठीक है, या फिर आप प्लास्टिक की सीट लगा दोगे, या फिर आप सीमेंटेड फ्लोर लगा दोगे। उसके बाद में और मिक्सचर ऑफ सॉइल या फिर आपके वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर और राइस हुल है उनको साथ में मिला दोगे, ठीक है। ये बिना मिट्टी की जो नर्सरी तैयार करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना। चलो, ट्रांसप्लांटेड टाइम क्या होता है आपका 11 से 14 दिन का। बेसिकली 12 से 14 दिन, 11 से 14 दिन आपको देखने को मिलता है, लेकिन काफी जगह आपको 12 से 14 दिन भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप 12 से 14 दिन भी लिख सकते हो, 11 से 14 दिन भी लिख सकते हो, काफी जगह ओनली 13 डेज भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। उसके बाद में एरिया कितना होता है, 25 से 30 मीटर, ठीक है, आपका क्या होगा मीटर स्क्वायर पर हेक्टर, और 1 मीटर स्क्वायर नर्सरी में 200 मीटर स्क्वायर फील्ड होगा। 25 से 30 ये हो गया। उसके बाद में सीड क्वांटिटी कितनी होती है, 3 to 4 केजी पर मीटर स्क्वायर, 3 से 4 केजी पर मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है 25 से 30 मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अगर 3 से 4 केजी है, हमें क्या करना है, 25 को 3 से गुणा कर लेना है। मतलब 1 हेक्टर के अंदर हम 25 मीटर स्क्वायर की नर्सरी लगाते हैं तो 75 केजी पर हेक्टर हमें डेपोग मेथड में सीड डालने पड़ेंगे। डेपोग मेथड के अंदर सीड डालने पड़ेंगे। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि भाई 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर हम 3 to 4 केजी, ठीक है, 3 to 4 केजी सीड देते हैं। उसके बाद में अपना 1 हेक्टर बराबर यहाँ पे जो यहाँ एरिया बताया है कि नर्सरी का, वो होना चाहिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर। अब 25 से 30 है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 75 से 100 केजी,
अब अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, उनके अकॉर्डिंग जहां ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है वहां 75 केजी भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां सॉइल की कंडीशंस अच्छी नहीं है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी खराब है, या फिर कुछ सॉइल टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगा होगा कि सॉइल में मतलब बीज चुरा लेता, कभी हम कहते हैं ना बीज सारे उगते नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको 100 केजी के समथिंग भी बीज लेना, तो 75 से 100 केजी तक आप लोग है वो बीज ले सकते हैं। आई बात समझ में बेटा? आगे हम बात कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है आपका सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको हम एसआरआई मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआरआई। ये आपका हेनरी डी जो आपका लोलानी के द्वारा डेवलप्ड हुआ था, मेडागास्कर के द्वारा विकसित हुआ था। उसके बाद में ये इंडिया के अंदर 2000 से लगाकर 2003 अर्लियर एडेप्टर इन तमिलनाडु के अंदर हुआ था, ठीक है, और प्रमोटेड बाय दी नॉर्मन जो आपके उफोफ था उनके द्वारा इनको बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में क्रिटिकल एलसीसी की जो वैल्यू होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन प्रबंधन। यहां से क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना, मैं बताता हूं होता क्या है, ठीक है। यहां क्या बोला है, नाइट्रोजन देने में एलसीसी का 3 से 4, इसका मतलब क्या होता है? यहां आगे मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, एलसीसी इसका मतलब होता है लीफ कलर चार्ट। आपको पता है धान के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, अराउंड 150 केजी पर हेक्टर अपने को नाइट्रोजन देना होता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि हमें लीफ के अकॉर्डिंग देखना होता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है या नहीं है, क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, कब आपको नाइट्रोजन देना है। तो एलसीसी एक इक्विपमेंट होता है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे देखो एलसीसी इन राइस, समझना, बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है। ये देखो आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूं, है ना, ये बेटा एलसीसी है, ये आपने देखा होगा, ये देख लो, ठीक है, ये एलसीसी है। अब इसके अंदर आप पहले गिनोगे, या 6 पत्तियां दे रखी है, कितनी पत्तियां दे रखी है मेरे भाई, सॉरी 6 पत्तियां नहीं, आपको 6 यहां का दे रखा है, इसके ऊपर अच्छे से देखो इसको, है ना, ये लो। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा, 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें, 6 स्क्रिप्ट दे रखी है। अब बेटा होता क्या है ना, यहां से देखा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं है, ठीक है। हमें अभी क्या बताया था, 3 से 4 में नाइट्रोजन की कमी आती है। मेरे पास में धान का खेत है, मुझे चेक करना है कि एक तो एलसीसी आता है, समझो, समझ रहे हो ना बेटा, ये चीजें अच्छे से समझ रहे हो ना, बता देना समझ में नहीं आएगा। सर एग्जाम कब तक है? देखो बेटा एग्जाम सब कॉलेजों के अलग अलग टाइम रहता है, उनके अकॉर्डिंग एग्जाम होता है, तो कोई फिक्स किसी का कह नहीं सकते कि इसी दिन एग्जाम होगा, सबका अलग अलग टाइम है ना। विताल समझ रहे हो ना चीज को? इसमें होता क्या है, ये हमारे पास में टोटल 6 पत्तियां मतलब 6 लाइनें बनी हुई है अलग 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 अलग। अब हमें देखना ये है कि भाई यहां जो पहली दूसरी तीसरी चौथी, इन्होंने क्या बोला, तीसरी और चौथी स्टेज जब आएगी उस टाइम नाइट्रोजन की कमी होगी। मतलब ये जो 3 हमने ऊपर की जो स्क्रिप्ट देखी है, पट्टियां देखी है, उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी दिख नहीं रही है, और धीरे 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 ये क्या हो रहा है, आपका थोड़ा येलो ज्यादा हो रहा है। तो ये जो नीचे की 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कमी दिख रही है। अब ये जो हमारे पास में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ये पट्टियां लगी होती है, और अपने को क्या करना है, लीफ रखनी है इसके ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर लीफ रखेंगे, पत्ती रखेंगे, तो अपने को पता चलेगा कि ये यहां पहले पे रखी तो पहले पे मैच नहीं कर रही, दूसरे पे रखी तो दूसरे पे भी मैच नहीं कर रही है, तीसरे पे रखी तो तीसरे पे मैच कर रही है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी थोड़ी नाइट्रोजन की कमी है। चौथे पे रखी तो चौथे पे मैच नहीं कर रही, पांचवें पे मैच नहीं कर रही, छठे पे भी मैच नहीं कर रही है। एक जगह हमने जाके देखा, हमने पत्ती रख के देखा तो 6 नंबर पे मैच कर रही थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की हमारे खेत के अंदर कमी है। इस चीज को आप लोगों को समझना है कि हमारे खेत में नाइट्रोजन, जो धान की नाइट्रोजन में कमी होती है, उसको अपने को कैसे पहचानना है, ठीक है। उसी चीज से हम लोगों को पूरा आइडिया लगता है। ओके, तो ये बेटा आपने एलसीसी की जो स्क्रिप्ट होती है उनको अच्छे से समझ लिया होगा, और होप करूंगा कि आप लोगों को इसमें समझ में भी आ गया होगा कि एलसीसी कैसे खेत के अंदर लेके जाना होता है और कैसे अपने को इसका उपयोग करना होता है, कैसे ये यूजफुल हमारे लिए रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआरआई के अंदर इसके की क्या क्या की फीचर्स होते हैं।
हम एसआरआई पढ़ रहे थे, सिस्टम राइज इंटेंसिफिकेशन प्रमोट्स टू मैक्सिमम यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रमोट करता है, ठीक है। ये बेसिकली जो इनका मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, एक तो प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर और लेस इरिगेशन। मतलब आपको पता है 1 केजी धान उगाने के लिए अपने को 5000 लीटर 5K लीटर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। और नॉर्मल क्रॉप को 400 से 500 लीटर की जरूरत पड़ती है 1 केजी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन धान में 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले अपने को पानी वाली समस्याओं को सुलझाना है। उस कंडीशन में एसआरआई मेथड यूज करेंगे तो लेस इरिगेशन और बेटर सॉइल कंडीशंस में भी ये अडेप्ट कर सकते हैं, एसआरआई याद रखना। लिमिटेड और नो हर्बिसाइड यूज, वीडिंग बाय कोनोवेटर, ठीक है। अब देखो इसका अगर एक डायग्राम आता मैं आपको समझाता हूं, एसआरआई इन राइस, यहां से देखो, ठीक है। अगर होता है तो आप थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे। सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन, इमेज में आप लोगों को पता चल जाएगा। ये धान देख रहे हो आप, ठीक है। ये खेत के अंदर किस हिसाब के लगे हुए हैं, ये एसआरआई में आप देख सकते हो, ओके। चलो ये लो, समझ गए ना बात को। तो ये एसआरआई के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है ना। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं कि एसआरआई के प्रिंसिपल्स आप लोगों को पूछे जाते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है एसआरआई मेथड। स्क्वायर प्लांटिंग होनी चाहिए। स्क्वायर प्लांटिंग का मतलब क्या है, आपका लेंथ और विड्थ, ठीक है, बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर ये भी 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर होना चाहिए और ये भी 25 मीटर होना चाहिए। आई बात समझ में। 25 गुणा 25 सेंटीमीटर, 16 सीडलिंग पर मीटर स्क्वायर और 20 to 20 सेंटीमीटर भी आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आगे बात कर लेता हूं, यंग सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग है 2 लीफी। मैंने बेसिकली बताया था 3 से 4 लीफी स्टेज के अंदर आप लोगों का क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग होता है, ट्रांसप्लांटिंग होता है। बट अगर आप एसआरआई मेथड यूज करते हैं तो उसमें आपको 2 लीफ स्टेज पे, 2 लीफ स्टेज पे क्या करना मेरे भाई, ट्रांसप्लांटिंग करना है। और 8 to 10 डेज ओल्ड, मतलब जो आपका डेपोग मेथड हम 12 से 14 दिन बता रहे थे, वहां आपको 8 से 10 दिन की आयु में ही रोपाई कर देना है। गॉट इट। फिर बात कर लेते हैं नर्सरी का एरिया, जो आपका, हालांकि यहां इसका अलग होता है, एसआरआई मेथड अगर उगाओगे तो उसका पूरा काम ही अलग होता है। एसआरआई का जो एरिया होता है 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। डेपोग मेथड अलग है, वेट मेथड अलग है, ट्राई मेथड अलग है, लेकिन ये अलग है। सीड रेट 5 to 8 kg पर हेक्टर, एवरेज 5 kg पर हेक्टर, ये आप लोगों को सीड रेट है वो पूछी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज याद रख लेना। बीज दर होती है इसकी, जो हमने पढ़ ली अभी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट, जो आपका क्या होता है ना, अंतराल क्या होता है, इंटरमीडिएट, कि भाई कितना इंटरमीडिएट होना चाहिए, कितने अंतराल के बाद में, ठीक है। अल्टरनेट वेटिंग, ड्राइंग, इरिगेशन एट हर्लिंग क्रैक्स, मतलब क्या है, या तो आपकी जमीन गिल्ली होगी, सूखने लग गई है, या फिर जमीन के अंदर क्या है, ऐसे आपको दरारें पड़ने को मिल जाएगी। थोड़ी थोड़ी जमीन में जाके देखोगे ना तो उसमें दरारें पड़ने लग जाएगी। उस टाइम आपको क्या देना है, उसके अंदर वाटर देना है, इरिगेशन करनी है। आई बात समझ में। लो डेंसिटी सिंगल सीडलिंग पर हिल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआरआई मेथड के अंदर। यहां से जेआरएफ में क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एसआरआई मेथड है, एसआरआई मेथड क्वेश्चन सीधा स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, एसआरआई मेथड्स डेंसिटी शुड बी वेरी हाई, ठीक है। यहाँ एसआरआई मेथड डेंसिटी वेरी हाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? लो डेंसिटी होती है, याद रखना, एसआरआई मेथड की लो डेंसिटी होती है और ये सिंगल मतलब कम घनत्व और आपका सिंगल सीडलिंग पर हिल इसका होता है, ठीक है। मतलब एक पौधे से एक गुच्छा, ये कह सकते हैं, एक पौधा ये एक गुच्छा बनाए। आई बात समझ में बेटा। उसके बाद में क्या बेनिफिट है, हमें एसआरआई मेथड क्यों लगाना? हमारे पास में डेपोग मेथड भी है, वेट नर्सरी भी है, ड्राई नर्सरी भी है, बहुत सारे मेथड है, लेकिन फिर भी हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी है? तो समझो 20 to 100% ऑफ मोर इल्ड कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है जो आपकी पारंपरिक पुरानी विधियां थी उनकी तुलना में आपको 20 से 100% उत्पादन ज्यादा मिलेगा,
एवरेज इल्ड विथ एसआरआई 6 to 7 टन पर हेक्टर, ठीक है। उसके बाद में आपका कंपेयर टू 2 to 3 टन पर हेक्टर इन कॉन्वेंशनल मेथड, आई बात समझ में। फिर आपका सीड सेविंग अप टू 90% ऑफ वाटर सेविंग अप टू 50%, ओके। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा एसआरआई में एवरेज जो आपका प्रोडक्शन है 6 to 7 टन पर हेक्टर, जबकि आपकी कॉन्वेंशनल में 2 to 3 टन पर हेक्टर होता है। 90% तक आपका बीज का बचत और 50% तक पानी की बचत है वो आपकी होती है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर एसआरआई मेथड कि यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना सीड आप बचाते हो, तो 90%। सर 90% कैसा? क्योंकि मेरे भाई बेसिकली धान के अंदर 80 से 100 केजी आप पर हेक्टर सीड लेते हो, लेकिन इस मेथड के अंदर आप 5 से 7.5 केजी लेते हो। आई बात समझ में? तो अराउंड आप समझ सकते हैं ना कि आपका 90% प्लस इसमें सीड है वो बच गया है, ठीक है। अब 50% तक पानी की बचत होती है, 50% पानी की बचत होती है, क्योंकि पानी जो हम खेत में भर के रखते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि या तो आपकी जमीन है वो सूखने लग जाए, भीगी हुई है थोड़ी थोड़ी सूखने लग जाए, या फिर सूखने के बाद थोड़ी थोड़ी क्रैक्स दरारें जमीन के अंदर पड़ जाए, उस टाइम हमें इसमें पानी देना है, तब जाके ये अपने ही है वो मेथड से वो सुटेबल रहेगा, ठीक है। ये चीजें हमें समझना। और बेसिकली जहां पे थोड़े पानी की कमी है उन एरिया के लिए अच्छी मानी जाती है। औसत उत्पादन है वो 6 से 7 टन पर हेक्टर, जबकि पारंपरिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो आपका एसआरआई मेथड है उनके अंदर बेसिकली आपका 60 to 70 क्विंटल पर हेक्टर आपका प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो नॉर्मली आप राइस ले रहे हो उसमें आपको यही मिलता है, किसी का 26, किसी का 27, किसी का 30, या फिर ज्यादा जाए तो 35 क्विंटल पर हेक्टर जा सकता है। इट मींस कि लगभग 2.5 से 3x आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है एसआरआई मेथड में। तो एसआरआई मेथड राइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मेडागास्कर के द्वारा डेवलप्ड की गई थी। इंडिया में कब आया था ये भी चीजें जानी थी, कब क्या करना है, क्या प्रिंसिपल्स है, ठीक है, क्या एडवांटेज है, ठीक है, या एडेप्टेबिलिटी क्या है, तो वो अभी भी जान लेते हैं। क्या की इसकी एडेप्टेबिलिटी, सुटेबल फॉर इरिगेटेड अपलैंड और रेनफेड राइस, ठीक है, रेगिस्तान में मत लगाना। कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू व्हीट, शुगर कैन, मिलेट्स एंड मस्टर्ड, डन। उसके बाद में आपका ये जो वेरिएबल है फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग, ठीक है, हेल्पिंग फार्मर्स टू मैक्सिमाइजिंग, मतलब जो छोटे लेवल के किसान हैं उनके लिए ये मेथड है वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि फिजिबल है, ठीक है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगा उनको कम एरिया के अंदर। आई बात समझ में? यहां तक चीजें समझी तो अगला हम पढ़ते हैं इसके कुछ ना कुछ, तो एक चाकू है तो उसके फायदे भी है उसके नुकसान भी है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये मेथड लगाएंगे तो हमें फायदा ही फायदा होगा, नुकसान भी होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या होंगे? हायर लेबर कॉस्ट, लेबर बहुत ज्यादा लगेगी इन द इनिशियल ईयर ड्यू टू इंडिविजुअली सेटलिंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड इंक्रीज्ड वीडिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे बड़ा यही इसका मतलब कह सकते हैं मुद्दा है कि एक तो आपको पैसे थोड़े इकोनॉमिकल स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगेगी, वीड वगैरह प्रॉब्लम भी थोड़ी ज्यादा आपकी आएगी, तो उन चीजों को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं डबल ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड वेयर राइस सीडलिंग आर फर्स्ट transplanted into secondary nursery, then after 21 to 30 days transplanted into the main field at 60 to 70 days of age, ठीक है। ये चीजें हैं कि भाई डबल ट्रांसप्लांटिंग है वो आपको कब करनी चाहिए, मतलब क्या है आपका, मतलब पहले दूसरे नर्सरी में रोपा जाता है, ठीक है, और 21 से 30 दिन बाद में मुख्य खेत में। इसका मतलब क्या होता है समझो, आपने खेत के अंदर क्या किया है, यहाँ पे नर्सरी में सारे लोगों ने अपना खेत में राइस लगा दिया नर्सरी से, ठीक है, ये आपने नर्सरी से लगाकर मैन खेत में लगा दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी जगह जहाँ राइस उगा नहीं है, आपको देखना है कि भाई यहाँ बोला है कि जो आपका दूसरी नर्सरी में रोपा जाता, पारंपरिक विधि में जिसमें धान की पौध को दूसरी नर्सरी में रोपा जाता है, और 21 से 30 दिन बाद मुख्य खेत से 60 से 70 दिन बाद पौध लगाई जाती है। मेरी बात समझो, इसका मतलब क्या है, एक आपका ये था नर्सरी,
ठीक है। अब आपने ये मैन फील्ड दिया है, समझो इसका थोड़ा बढ़ा के बढ़ाया भाग, फिर आप क्या करोगे, यहां तो आपका बेसिकली 20 से 25 दिन बाद में आपने ट्रांसप्लांटिंग नॉर्मली करते ही हो, ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां जो खरीज पौधे हो जाएंगे, इनमें भी जो पौधे बाहर चले जाएंगे वो हटा दिए, लैंड का मैनेजमेंट करने के लिए थोड़े पास पास में लगा दिए, ठीक है, पौधे पास पास में लगा दिए। अब आपको पता चल जाएगा कितने सक्सेसिव रेट है इनकी। अब आप क्या करोगे, 60 से 70 दिन बाद यानी कि 2 महीने बाद में फिर जाके इसका ट्रांसप्लांटिंग करोगे मैन खेत में। यहां से आपने 100 पौधे लिए, यहां आपने लगाए सारे 100 पौधे, उनमें से 90 पौधे सक्सेस हुए, ठीक है। फिर आपने 90 पौधे जो लगाए थे थोड़े पास पास में लगाए थे, एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता था 60 दिन बाद में और खेत में लगाना है आपको, ठीक है। अब जब मैन फील्ड में गए थे तो आपने पूरा डिस्टेंस है वो एकदम मेंटेन किया। इसका फायदा ये है ना कि यहां पे जो पौधे खराब होने होते हैं वो 60 दिन तक हो जाते हैं। 60 दिन के बाद में कोई पौधा पॉसिबिलिटी रहती है कि खराब होता नहीं है। तो एक तो थोड़ा आपका पानी बच जाएगा, एक आपका 100% प्योरिटी के साथ में आपके प्लांट्स है वो यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। आपके फर्टिलाइजर वगैरह भी थोड़े कम लगेंगे, क्योंकि ज्यादा जितना एरिया होगा उसमें थोड़ा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। सर ज्यादा कैसे, जैसे नर्सरी में क्या होता है, नर्सरी मान लो आपने 10, मान लो किसी को मैन फील्ड आपका 10 हेक्टर है, कितना है मेरे भाई 10 हेक्टर है, तो यहां 10 हेक्टर का मैनेजमेंट करना मुश्किल है, तो आपने 1 हेक्टर में नर्सरी लगाई, 20 से 30 दिन तक आपको पता है अपना 140 दिन के समथिंग धान है वो एकदम तैयार हो जाता है 120 से 140 दिन में, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करा हमने, 20 से 30 दिन के अंदर ये काम पूरा कर लिया, नर्सरी हो गई 1 हेक्टर में, क्योंकि 9 हेक्टर के अंदर अपने को माता पच्ची नहीं करनी पड़ी, ना तो उनमें से वीड निकालना पड़ा, ना फर्टिलाइजर उतने देने पड़े, एक ही काम हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से 6 हेक्टर का एरिया ले लेंगे, और यहाँ जो 20 गुणा 10 का जो अपना डिस्टेंस था रो टू प्लांट के बीच में, वो तो अपना किसका था, ये मैन फील्ड का है बेटा, किसका है, मैन फील्ड का है। लेकिन हम मैन फील्ड में अभी लेके नहीं जा रहे ना, डबल ट्रांसप्लांटिंग करना है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, 5 हेक्टर लैंड ले लेंगे, ठीक है, 5 हेक्टर लैंड ले लेंगे, इनमें पास पास में पौधे लगा देंगे, यानी कि जो ये 20 गुणा 10 था इसको क्या कर लेंगे 10 गुणा 5 में लगा देंगे, और इनमें से ही फिर बीच में से पौधे हटा के ये कर लेंगे, और फिर हमारा 2 फील्ड बन जाएगा। फिर प्रॉपर वे में अपन पानी दे के अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये चीज आपको समझनी है क्या सर, ये जो प्लांट नर्सरी का आधे पार्ट में हमने जो फर्स्ट टाइम में 25 से 30 दिन बाद में जिस खेत में लगाया उस खेत की नर्सरी नहीं कह सकते, उस खेत को भी हम रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैंने क्या बताया, ये कर लो आप 10 गुणा 5 मीटर स्क्वायर का, सॉरी मीटर स्क्वायर क्या सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था 20 गुणा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, वो आपको 10 गुणा 5 में करके ले लो। फिर आपको क्या करना है, उनमें से बीच बीच में से एक एक पौधा निकाल लेना है, और 5 हेक्टर में लगाया तो 5 को और फैला दो, 10 हेक्टर में कर दो। आई बात समझ, यही चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। डायरेक्ट सीडेड राइस क्या होता है, सीड्स आर सोवन डायरेक्टली इनटू द फील्ड, ठीक है, पासिंग नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग। हाँ ठीक है, इसमें एडवांटेज यही है कि रिड्यूस आपके मेथेन इमिशंस बाय अप टू 50%, ठीक है, एडवांटेज यही है। उसके बाद में यील्ड कंपेरेबल टू ट्रांसप्लांटेड राइस, उसके बाद में सेव वाटर एंड लेबर कॉस्ट। चैलेंज क्या है, वीड कंट्रोल इन द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है, रिक्वायर हायर सीड रेट, प्रॉब्लम ऑफ फेरस एंड मैग्नीज डेफिशिएंसी एंड नेमेटोड इन्फेस्टेशन, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, नर्सरी लगा रहे हो 1 हेक्टर में, उसके बाद में वापस जो आपके 10 हेक्टर का खेत है उनके ऊपर वापस आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो। आप नर्सरी लगाई तो इसमें क्या होगा, आपका खर्चा नर्सरी वाला बच जाएगा, लेबर कॉस्ट बच जाएगी क्योंकि यहां से ट्रांसप्लांटिंग करना होगा, सीधा आपने खेत में डाल दिया, टाइम आपका बच जाएगा, ये सब चीजें हो जाएगी। लेकिन यहां सीधा डालोगे उसमें वीड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, फेरस और मैग्नीज जो इनिशियली स्टेज में हम डाल के कंट्रोल कर सकते हैं वो यहां पे कंट्रोल नहीं होगा, इनकी कमी आने लग जाएगी। नेमेटोड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी क्योंकि इतनी ज्यादा सॉइल को मेंटेन करना मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद में हाई सीड रेट, मतलब सीड रेट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, बीज आपको ज्यादा डालने पड़ेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे के सारे बीज अपने उग जाएंगे, तो ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई। और इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा,
जो मिथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है उसमें 50% तक की कमी आ जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है धान के खेत से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने पहले भी बताया था। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? इसका जवाब था CH4। क्या बोलते हैं इसको? अरे क्या बोलते हैं? मीथेन, ऐसे लिख लो, मीथेन। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में पानी और मजदूरी की भी बचत है, हाँ ये भी चीज है। उसके बाद में चुनौतियां क्या क्या है, ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है ये आपकी चुनौतियां बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं वी सेप्ड राइस कल्टीवेशन के बारे में, कि वी सेप्ड राइस कल्टीवेशन है क्या। वी सेप्ड का मतलब ये वी सेप्ड हो गया। अब इसका क्या कुछ खास बातें हैं, आखिर क्यों इस मेथड्स को हम यूज करते हैं, उनके बारे में समझने का। देखो बेटा, एसआरआई मेथड का नॉर्मली क्या होता है, डबल ट्रांसप्लांटिंग नहीं होता उसमें। आप कॉमनली एक से डबल ट्रांसप्लांटिंग अलग मेथड है, एसआरआई मेथड अलग मेथड है। ठीक है, एसआरआई बहुत महंगा मेथड है, हर जगह एडेप्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एसआरआई में आप पहले नर्सरी तैयार करो, खेत में लगाओ, काम हो गया। अब डबल ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह नर्सरी लगाई, फिर वापस लगाया, उसके बाद में मेन फील्ड के अंदर लगाया। ठीक है, तो वो चीज होती है, वो एक अलग मेथड है। ठीक है, एसआरआई जैसी विधियों में ये सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं होता है। समझ आ रहा है ना? ओके, चलो आगे चलते हैं। हाँ, वीव सेप्ड राइस कल्टीवेशन क्या होता है, इसे जापानी वैज्ञानिक, जो आपका नाम क्या था, सेइजो मात्सुमा, क्या था, सेइजो आपका मात्सुमा ने विकसित किया था। और ये जो टेक्निक थी, ठीक है, इसमें क्या था, प्लांट ग्रोवर टू मैक्सिमाइज रेट, मतलब क्या है, ऑप्टिमाइज राइस प्लांट ग्रोवर टू मैक्सिमाइज रेट। मतलब यह तकनीकी जो धान की वृद्धि को इस प्रकार नियंत्रित करती है कि अधिकतम उत्पादन कैसे हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे मिल सकता है। पानी वगैरह सही जाएगा। देखो ये आपका मैं बताता हूं, वी सेप्ड राइस, यहां दिखाएगा तब ना होगा, एक मिनट। थोड़ा पॉपुलर कम है तो हो सकता है, वी सेप्ड राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। हाँ ये देखो, ये देखने को मिल रही है ना, ऐसे है ना, इसमें और देख लो, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद में आगे और बता देता हूं अगर मिलता है तो कहीं। ठीक है, बाकी मैंने बोला था ये इतना ज़्यादा कोई पॉपुलर है नहीं, ये इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बात करते हैं शगुना राइस टेक्निक। ये जो आपका चंद्रशेखर भट्टसावले, एक महाराष्ट्र के किसान हैं, उनके द्वारा ये मेथड है वो अपनाया गया था, डेवलप्ड बाय द मिस्टर चंद्रशेखर, ठीक है, भट्टसावले एंड द इनोवेटिव फार्मर फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया। वाटर मैनेजमेंट इन राइस, ये क्वेश्चंस पूछे तो बता देना। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट इन राइस कल्टीवेशन, धान में जल प्रबंधन, जनरल रिक्वायरमेंट इन इंडिया,
rice is the predominantly cultivated in lowland waterlogged condition. Rice is a semi aquatic plant, ठीक है। उसके बाद में आपका फैकल्टेटिव हाइड्रोफाइट एंड ग्रो बेस्ड अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन, ओके। उसके बाद में अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन ऑक्सीजन इज द ट्रांसपोर्टेड टू रूट्स थ्रू दी, ये क्या लिखा है आपका, ये जो आपका एरेनमेटस टिश्यू होता है या एरेनकाइमा टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है। एरेनकाइमा के बारे में तो सबने पढ़ा होगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एरेनकाइमा टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऑफ लीव्स मतलब क्या है, धान में ये क्या होता है, बेसिकली लोलैंड के अंदर आपको अंडर सबमर्ज कंडीशन होती है, वहाँ पे उगाया जाता है, और जो ऑक्सीजन को ट्रांसप्लांटेड करने का काम होता है रूट्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जो काम आता है वो टिश्यू कौन सा होता है, जो आपका एरेनकाइमेटस, ठीक है, या एरेनकाइमा टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो है फैकल्टेटिव हाइड्रोफाइट्स, जलमग्न अवस्था में सबसे अच्छा बढ़ता है, और जलमग्न स्थिति के अंदर आपका वायुंतराल ऊतक, ठीक है, के द्वारा ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। वायुंतराल ऊतक हो गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस। सीरियल क्रॉप्स नीड 400 to 500 liter water to produce 1 kg dry matter. Rice required 5000 liter water of 1 kg rice और 3000 liter for 1 kg paddy. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना ये क्वेश्चंस। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़े टाइम पहले बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। उसके बाद में कितना आपका इवोपोट्रांसपिरेशन होता है, 4 to 5 मिलीमीटर पर डे वेट सीजन, और 7 to 8 मिलीमीटर आपके ड्राई सीजन के अंदर आपका ये जो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, पानी निकलता है पत्तियों से। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 1240। बेसिकली ये क्वेश्चन है वो 900 से लगाकर 2500 मिलीमीटर होता है, ठीक है, यानी कि 90 से लगाकर 250 सेंटीमीटर, और यहाँ एग्जैक्टली अगर पूछे तो 1240 मिलीमीटर, ठीक है। नर्सरी प्रिपरेशन में 40 to 60 मिलीमीटर, लैंड प्रिपरेशन में 200 to 300 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला गया है नॉर्मल जो अन्य अनाज होते हैं तो 400 to 500 लीटर पानी की जरूरत होती है 1 किलो अनाज प्राप्त करने के लिए। चीज मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दी थी। धान के लिए आपको 5000 लीटर और चावल के लिए 3000 लीटर किलो इसके किलो फर्क धान की जरूरत होती है। दैनिक वाष्पोत्सर्जन की बात करता हूं मैं तो 4 से 5 मिलीमीटर दिन बरसात के मौसम में, और साथ ही अभी हमने जाना ही है, हिंदी वाले देख लेना एक बार। सबमर्ज या जलमग्न स्थिति होती है, उसमें क्या होता है, फॉर क्रीप राइस सॉइल सैचुरेशन इन द इज सफिशिएंट फॉर रबी राइस सबमर्ज नॉट एक्सेप्टिंग क्या लिखा है आपका एक्सटेंडिंग 5 सेंटीमीटर इज द एसेंशियल, और ड्रेन वाटर 21 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखा, मेंटेन 5 सेंटीमीटर वाटर डिप ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। उसके बाद में आपका रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज होता है, उस टाइम भी आपको पानी की जरूरत होती है, ठीक है। एडवांटेज है लेस वीड प्रॉब्लम होती है उसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जहां पे N2 का जो फिक्सेशन करता है वो कौन करता है, BGA करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना। और जो यहाँ पे आपका फास्फोरस हो गया, फेरस की जो मैंने अभी आपको कमी बताई है, मैग्नीज की कमी बताई है, जिंक की धान में खेरा डिजीज होती है, कमी होती है, सिलिकॉन की कमी होती है, ठीक है, कुछ की डिजीज, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, ये अगर आपको न्यूट्रिएंट धान में मिल रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, और ये न्यूट्रिएंट की कमी होने पे आप लोगों का ये थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप लोगों को इसका भी याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। क्या क्या इसके लाभ है वो भी बता दिया। उसके बाद में केमिकल रिएक्शन इन सबमर्ज सॉइल होती है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन कौन सी है उसको जानने का प्रयास करते हैं। इंक्रीज इन पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल, डिक्रीज इन सोडिक सॉइल। मतलब क्या है, जहां पे आपका पीएच एसिडिक है वहां पे क्या होगा, इंक्रीज इन पीएच एसिडिक सॉइल, डिक्रीज इन सोडिक सॉइल। हाँ, आपको पता है धान के लिए 4 से 6 एसिडिक सॉइल की जरूरत है, ठीक है, तो सोडिक सॉइल में वैसे डिक्रीज होगा। उसके बाद में रिडक्शन, क्या बोला है आपका, रिडक्शन इन रेडॉक्स पोटेंशियल लेस ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है,
जब ऑक्सीजन की कमी होगी उस टाइम आपको जो रेडॉक्स पोटेंशियल होती है उसकी भी कमी होगी, ठीक है। उसके बाद में डीनाइट्रिफिकेशन होता है आपका, कैसे होगा, वो आपका NO3 माइनस किस में जाएगा, N2O प्लस N2 के, ठीक है, या N2 के अंदर चला जाएगा। उसके बाद में आपका सल्फेट रिडक्शन होगा, ठीक है। सल्फाइड टॉक्सिसिटी जो आपको अकोची की डिजीज है वो जापान के अंदर हुई, उसमें Mn2 प्लस Fe2 प्लस जो आपकी टॉक्सिसिटी है ओडिशा के अंदर देखा जाए। उसके बाद में फास्फोरस अवेलेबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू रिलीज ऑफ दी, क्या लिखा आपका, ऑक्यूलेट फास्फोरस, ठीक है। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना, फास्फोरस की उपलब्धता भी बढ़ सकती है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन राइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 900 टू 2500 मिलीमीटर। 65% राइस एरिया इरिगेटेड इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 50 to 60% अप्लाइड वाटर लॉस्ट बाय द डीप पर्कुलेशन, मतलब डीप पर्कुलेशन करने पे 50 से 60% है वो लॉस्ट हो सकता है। क्रिटिकल स्टेज है वो दो मैन क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। एक टिलरिंग स्टेज जो 2 से 20 दिन के बाद में आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, अगर 3 से 4 लीफ के अंदर आपने ट्रांसप्लांटिंग की है और टीलर्स है वो निकलने शुरू हो जाते हैं 2 से 3 दिन बाद, अगर ज्यादा 4-4 5-5 पत्ती वाली का ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो। बाकी आपको पता है 20 से मतलब बेसिकली 15 से 20 दिन के अंदर हम क्या करते हैं, टीलरिंग स्टेज में पानी देते हैं, ठीक है। बूटिंग या फिर लेट पेनिकल जहां इनिशिएशन स्टेज होता है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, धान की कुल जो पानी की जरूरत होती है वो हमने अभी जान ली है, ठीक है। टिलरिंग, ये टिलरिंग स्टेज बोल सकते हैं आप इसको, टिलर्स निकलते हैं ना, टिलर्स क्या बोलते हैं टिलर्स को हिंदी में, अरे टिलर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं रे भाई, मेरे को एग्जैक्ट उसका भी वर्ड याद नहीं आता है। कल्ले, हाँ कल्ले निकलते समय, है ना। बूटिंग, लेट पेनिकल इनिशिएशन अवस्था सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है, बूटिंग स्टेज, याद रख लेना, बूटिंग स्टेज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन राइस, ओके। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन राइस, ठीक है। हमने पिछली बार बहुत जगह पढ़ा था नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को, पिछले फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी हमें राइस के अंदर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को पढ़ना है। 30 to 40%, while in other crop 50 to 60%. Nitrate fertilizer should be avoided in paddy field prone to denitrification and leaching. Deep placement of ammonical nitrogen fertilizers, example के लिए ammonium sulfate हो गया, ठीक है, reduced zone in more efficient than आपका surface applications, ठीक है। Nitrification inhibitors and slow release and fertilizers हेल्प इंप्रूव नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद में धान में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता 30 to 40%, अन्य फसलों में 50 to 60%। नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग धान में ही नहीं करना चाहिए, डिनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग की संभावना अधिक बनती है। अमोनियम सल्फेट जैसे अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरक यदि गहराई में डालें तो जो सतह पे छिड़काव से ज्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। और नाइट्रिफिकेशन होता है उसमें अवरोधक और धीमे धीमे घुलने वाले नाइट्रोजन उर्वरक है वो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में धान की जितने भी जो बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हालांकि कौन कौन सी डिजीज लगती है, कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, ये बेसिकली पार्ट है वो एंटोमोलॉजी का है, ठीक है। तो आपको थोड़ा फोकस्ड है वो उस टाइम वहां पे ज्यादा करना है। खेरा डिजीज की बात करता हूं, जिंक डेफिशिएंसी, कोज डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, ठीक है। मैनेजमेंट मैक्सिमम ZnSO4, ठीक है। उसके बाद में आपका सिलेक्ट लाइन CaOH की होल्टवाइज्ड इन 2:1, ठीक है। डिसॉल्व 5 kg ZnSO4 प्लस 2.5 kg लाइम इन 1000 लीटर वाटर, स्प्रे एट 10 to 20 डेज आफ्टर सोविंग, ठीक है। ये हिंदी देख लो यार, ठीक है। क्या है, जिंक की कमी से होता है, सीधी बात है, खेरा डिजीज, खेरा रोग Zn की डेफिशिएंसी से, ठीक है। अब देना क्या है, नॉर्मली अगर इनिशियली स्टेज के अंदर, अगर इनिशियली स्टेज में धान के अंदर खेरा रोग हो जाता है तो 25 kg पर हेक्टर ZnSO4 जिंक सल्फेट देते हैं, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है ना, खेरी पड़ने लग जाती, पत्तियां थोड़ी अलग ही दिखने लग जाती, हरी नहीं रहती है, ठीक है, ऐसी बुरबुरी सी लगने लग जाती। अगर हम बाद में थोड़ा दें तो उसमें सर इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर ZnSO4 नहीं दें तो इसमें 5 kg क्या डालना है,
ZnSO4 डालना है, ठीक है। 2.5 kg इसमें बेटा डालना है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना डालना है, ठीक है। उसके बाद में हमें 1000 लीटर का घोल बनाना है, ठीक है। 1000 लीटर पानी का घोल बनाया, घोल दिया, और बुआई के 10 से 20 दिन के बाद में हम छिड़काव कर सकते हैं। तो ये भी इसके लिए कारगर साबित है। बाकी आप 25 kg खेत के अंदर यूरिया के साथ में ये भी दे सकते हो, ठीक है। ब्राउनिंग ऑफ राइस, आयरन की टॉक्सिसिटी है, कोजेस क्या है आपके एक्सेस फेरस इन वाटर लॉग एसिड, जो आपका एसिड सल्फेट सॉइल, ठीक है। अल्टीसोल्स एंड ऑक्सीसोल्स, क्रिटिकल फेरस कंसंट्रेशन 300 ppm इन लीव्स, ठीक है। सिम्टम क्या है, ब्राउन स्पॉट्स ऑन लोअर लीव्स, ठीक है। और आपका स्टार्टिंग फ्रॉम टिप बेसिस पे ये ब्राउनिंग है वो स्टार्ट होती है। जैसे ये पत्ती है मेरे पास, ये आपकी पत्ती है, यहां से धीरे 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 आपको भूरापन देखने को मिलेगा, समझ लेना ब्राउनिंग हो चुका है, ठीक है। फेरस का कंसंट्रेशन 300 ppm है, वो पत्तियों के अंदर होना चाहिए क्रिटिकल स्टेज के अंदर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अक्कोची डिजीज बोलते हैं, अक्कोची पढ़ता हूं मैं इसको हमेशा, ठीक है। कोची डिजीज बोलते हैं इसको, जो आपकी क्या करते हैं, सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सल्फेट बाय दी, इसमें क्या लिखा है, डाई सल्फो, ठीक है, डाई सल्फो वाइब्रो, एंड ये आपका डी सल्फो सल्फेटो मैक्यूलम बैक्टीरिया अंडर वाटर लॉग कंडीशन, ठीक है। इसमें समझो, इसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके द्वारा होता है, और पहली बार ये जापान में देखा गया था। लक्षण क्या है, काला क्राउन, जड़ें गलने लग जाती है, पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है, उनकी वजह से होने लग जाता है। सिलिकॉन का रोल क्या है, ये आपका कंसिडरेट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट ऑफ राइस, ठीक है। इनहेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द फार्मिंग क्यूटिकल सिलिका लेयर विच एक्ट्स द बैरियर अगेंस्ट इंसेक्ट एंड डिजीज। ये क्या करता है, धान के अंदर जितने भी जो आपकी सिलिका की लेयर होती है उनको इंप्रूव करता है, अच्छी क्यूटिकल लेयर बना लेता है, जिसके अंदर आपके जो भी इंसेक्ट और डिजीज का इन्फेक्शन होता है वो डायरेक्टली ना पड़ सके, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल नोट्स देखो, जिंक डेफिशिएंसी इन राइस सॉइल फर्स्ट रिपोर्टेड, जो आपका ट्राई सॉइल 1966 वाईएल नैने ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से इंपॉर्टेंट, कि जिंक की डेफिशिएंसी धान में खेरा रोग सबसे पहले वाईएल नैने ने देखा था, ठीक है। लेटर आयरन डेफिशिएंसी रिपोर्टेड बाय द सैंडी सॉइल, और पंजाब के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी सबसे पहले देखी थी। अबाउट 48.8% सॉइल इन इंडिया आर जिंक डेफिशिएंट अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज्यादा इंडियन सॉइल में जो कमी पाई जाती है वो जिंक की पाई जाती है, और अराउंड 48.8% इंडियन सॉइल ऐसी है जिनके अंदर सारे स्टेट्स को मिला के देखें तो उसके अंदर जिंक की कमी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में लोहे की कमी पंजाब की रेतीली मिट्टी में देखी गई है, तो ये चीजें हो गई है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन राइन, ब्राउन डेफिशिएंसी फर्स्ट रिपोर्टेड हाईली, जो आपका कैलेरियस सॉइल ऑफ बिहार है, ठीक है, उनके अंदर कैलकेरियस सॉइल है ऑफ बिहार, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, मोर कॉमन इन कर्नाटका, बोरॉन डेफिशिएंसी हायर इन ओडिशा, ठीक है, मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी मोर प्रोमिनेंट इन गुजरात, ओके। उसके बाद में बात करता हूं मॉडर्न टूल्स ऑफ नाइट्रोजन मैनेजमेंट, एलसीसी, लीफ कलर चार्ट के बारे में अभी बताया था, 6 शेड्स ऑफ ग्रीन, ठीक है, ये जो 6 पत्तियां होती है, 6, ये अभी बताया था मैंने आपको, ओके। यहां पे ये पत्तियां हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, 1 2 और 3, अब ये जो 3 है वो ये है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद में ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर। अब देखो धीरे 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 करके क्या जा रहा है, आपको यहाँ पे जो आपका ग्रीन पार्ट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। उससे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, और यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो हाई है, पूरा प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन धीरे 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 ये आपको जो बताता है एलसीसी लीफ कलर चार्ट है वो यही बताता है, 6 डार्क और 1 पैड, ठीक है। अप्लाई 30 kg नाइट्रोजन व्हेन द यंगेस्ट फुली, ठीक है, एक्सपेंडेड लीफ मैचेस सेप 3 to 4 kg, 3 और 4, तीसरा और चौथा। इसमें
इस स्ट्रिप के अंदर आपको क्या करना, 30 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन देने की जरूरत होती है। पहले और दूसरे में ऐसी दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर छठे तक पहुंच जाए तो हो सकता है 60 kg भी देनी पड़े। ये देखो एलसीसी, राइस, व्हीट, कॉर्न के अंदर ये सब चीजें देखी जाती है बेसिकली, है ना। एलसीसी पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीसी, ठीक है। नाइट्रोजन एप्लीकेशन विद क्रॉप डिमांड, इंप्रूव नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का ये बेसिकली काम करता है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, स्पेड मीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेड मीटर के बारे में देखो, ये क्या करता है, क्लोरोफिल मीटर। एक ये आपने क्या किया, खेत में अंकल जी बैठे हैं, इन्होंने क्या किया, स्पेड मीटर लिया और ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांट के डेवलपमेंट को एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कितना आपका क्लोरोफिल कंटेंट है, इसमें प्रॉपर क्लोरोफिल कंटेंट है या नहीं है। जितनी रेंज होगी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, ठीक है, इसको आप ऐसे दबा के रखोगे तो यहाँ एक रेंज लिखी जाती है, जैसे 100, 50, 40, 30 ऐसे नंबर में, ठीक है। ये आपको इसमें दिखाता है। ये नाइट्रोजन स्टेटस को भी बताता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनडायरेक्ट एंड स्टेटस, इनडायरेक्टली, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिवली मेथड है। ग्रीन सिकर क्या होता है, हैंडल एनडीवीआई सेंसर्स, ठीक है। उसके बाद में मेजर्स टॉफ, जो आपका वेजर होता है ऐसे, ठीक है, क्रॉप एक्योर होता है, उनको मेजर्स करता है। प्रोवाइड रियल टाइम नाइट्रोजन मैनेजमेंट डाटा, ठीक है, ये चीज़ें होती है। जैसे देख लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ जो ये रेंज बता रहा है कि ये है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा यहाँ आपकी कमी है या फिर ये आपका ज़्यादा है, किस रेंज में। इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती अभी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है, आप आर्टिकल्स पढ़ोगे उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कितना ज़्यादा कितना कम है, अभी ऐसी क्या दर नहीं था, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं इसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, BNP इन राइस के अंदर क्या होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, एनामिना, नॉन स्टॉक वगैरह, ठीक है। 20 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर, रिड्यूस नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को 25 से 30% है वो रिड्यूस करता है। सीड रेट 10 kg पर हेक्टर, अप्लाई 7 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इन स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। एजोला, एजोला पिनाटा के बारे में, सिम्बायोटिक विद दी एनाबिना एजोला, एजोलाई यूज दी बायो फर्टिलाइजर प्लस ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। और उसके बाद में आपका नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स है, ठीक है। उसके बाद में एजेटोबैक्टर है, उसके बाद में एजोस्पिरोलम है, इंप्रूव सॉइल नाइट्रोजन इन पेडी फील्ड, डन। उसके बाद में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में बात करता हूं तो लोलैंड पेडी फील्ड से इमिट्स मीथेन CH4 ड्यू टू एनारोबिक रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। उसके बाद में मीथेन मेजर ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम राइस कल्टीवेशन, ठीक है, ये भी याद रख लेना। उसके बाद में ब्राउन मैन्योरिंग इन राइस के बारे में बात करूं मैं तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस ऑस्ट्रेलिया 1996, मेथड कौन सा है, ब्राउन मैन्योरिंग इन राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, पढ़ लेना भाई, हर जगह ये मिलता नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सेसबेनिया, ढेंचा पड़ा है ना, ढेंचा, सेसबेनिया ढेंचा बोलते हैं जिसे, ठीक है। 20 to 25 kg पर हेक्टर, 2 to 3 डे आफ्टर राइस सोविंग, बोथ क्रॉप्स ग्रो 25 to 30 days, ठीक है। और उसके बाद में नॉकडाउन सेसपेनिया यूजिंग 2,4-D 0.5 kg पर हेक्टर और दी पायरीबेक्ट सोडियम 25 ग्राम पर हेक्टर, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, 35 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर, वीट कंट्रोल करता है और इंप्रूव सॉइल हेल्थ, मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मैटर को इंप्रूव करता है, ठीक है। सुपर राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर राइस का, ठीक है। डेवलप्ड एट IRRI इर्री, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, फिलीपींस के अंदर है। 1989 के अंदर डेवलप्ड हुआ था। साइंटिस्ट कौन थे, डॉक्टर गुरुदेव सिंह कुश, वर्ल्ड फूड प्राइज जिनको मिला था 1966 के अंदर, ठीक है। ट्रेड्स 20 to 25 kg हायर इन बेटर, जो आपका टेक्सचर है वो मिलेगा, स्ट्रेस टॉलरेंट होगा, इंप्रूव ग्रेन क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। नाउ गोल्डन राइस के बारे में सबने पढ़ा होगा, बीटा कैरोटीन के बारे में सबने पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए के बारे में पढ़ा ही होगा। डेवलपर, ठीक है, इंगो पोट्रेक, जो आपका पोट्रिक का स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे। पीटर बेयर जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। ईयर 2000, ठीक है,
प्रोटोटाइप, ठीक है। उसके बाद में आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या था, बीटा कैरोटीन, प्रोविटामिन ए, ठीक है, फ्रॉम दी डैफोडिल PSY, ठीक है, इरविनिया यूरोडोवारा, ठीक है, जो आपका जीन पढ़ा ही होगा, क्राई 1 क्राई 2 वैसे ही इसमें, ठीक है, क्रिटल फर्स्ट क्रिटल में। उसके बाद में बात करता हूँ आपका टोटल 7 जीन थे, इंसेंट फॉर बीटा कैरोटीन, 3 फॉर फेरस एक्यूमुलेशन के लिए था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया है। कंटेंट क्या है, बेसिकली गोल्डन राइस के अंदर 1.6 ppm बीटा कैरोटीन, गोल्डन राइस 2 के अंदर अप टू 37 ppm बीटा कैरोटीन। ये गोल्डन राइस के बाद गोल्डन राइस फर्स्ट के बाद में गोल्डन राइस सेकंड आया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपको आगे आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। इंडियन बासमती राइस की बात करता हूं तो सेकंड प्यारल, उसके बाद में ग्रेन एक्स्ट्रा लॉन्ग है, बासमती का पता है आपको, ग्रेन लॉन्ग ही होगा, दाना लंबा होगा, डबल ऑन कुकिंग फुलफाई और एरोमेटिक होता है। एरोमा ड्यू टू 2 एसिटाइल 1 प्रोफिलिन के कारण होता है। हरियाणा लार्जेस्ट एरिया प्रोडक्शन और देन पंजाब, ठीक है। उसके बाद में GI टैग है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, GI टैग का तो समझते हो ना। टॉप इंपोर्टर सऊदी अरबिया है, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम है राइस, वेट सिस्टम लार्जेस्ट इन इंडिया, एरिया 13.5 मिलियन हेक्टर और 10 मिलियन पर हेक्टर इन आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। राइस है जो हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो हार्वेस्टिंग कटाई है वो आपकी कब की जाती है, मॉइस्चर आपका कितना 21 से 23%, ठीक है। और उसके बाद में आपका एवरेज हार्वेस्ट इंडेक्स है वो 40% होना चाहिए, उस टाइम आप कर सकते हैं। कॉमर्शियल की बात करता हूं तो राइस में 14% और मेज के अंदर आपका 15.5% है कॉमर्शियल मॉइस्चर कंटेंट है वो होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में राइस हस्क का जो कंटेंट है वो 80% सिलिका कंटेंट, 20% 90% सिलिका एस कंटेंट का, ठीक है। उसके बाद में राइस स्ट्रो सिलिका कंटेंट 5 to 10% आपका होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, जिसमें हम हुलिंग के बारे में, भूसी निकालना, उसको रिमूवल ऑफ लीमिया प्लस आपका पेलिया होते हैं उनको अलग अलग हटाना, जो बाहर की परतें होती है उनको, ठीक है, फ्रॉम दी जो आपका ट्राइकोप्सिस है उनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कन्वर्ट पेडी, रफ राइस, ब्राउन राइस, जो आपका हस्क राइस है उनमें एवरेज हुलिंग परसेंट 66। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 पार्ट हुलिंग पार्ट होता है 66%, 2/3 पार्ट ऑफ धान, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद में बात करता हूं मिलिंग, चक्की करना, ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ दी ब्राउन लेयर, ठीक है, एम्ब्रियो फ्रॉम दी ब्राउन राइस और आपका व्हाइट राइस, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, भूरा चावल से ओट और अंकुर जर्म हटाना और उसके बाद सफेद चावल आपको मिल जाता है। पॉलिशिंग, पॉलिश करना, चमकदार बनाना, ये राइस है, इसके ऊपर आपने अच्छे से पॉलिश करके अच्छा बना दिया, ठीक है। ये आपका क्या करता है, ग्लोसी अपीयरेंस के लिए करते हैं। उसके बाद में रिमूव रिमेनिंग ब्रेन इंप्रूव अपीयरेंस, ठीक है। पैराबोलिंग के लिए क्या करता है, उबालना है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं प्री मिलिंग, ठीक है, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट, सोकिंग, उसके बाद में आपका स्टीमिंग, ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो वो है आपका ट्रांसफर्स विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम दी एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे आपका ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उनको क्या करता है, कंजर्व करने का काम करता है। डन। तो ये जो भी राइस के जितने भी जो आपके अलग अलग हमने पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में ऑपरेशंस की प्रैक्टिसेस है उनको जानने का प्रयास किया। बेसिकली आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन से हुलिंग का पूछा जाता है, हुलिंग परसेंटेज याद होना चाहिए 66% या 2/3 पार्ट, ठीक है। उसके बाद में मिलिंग और पॉलिशिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे तो आपको पता होना कि चमकीला बनाने के लिए और ग्लोसी अपीयरेंस के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पॉलिश करते हैं। डन। आफ्टर दैट हम बात करते हैं पैराबोलिंग के लिए, ये भी उबालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ थोड़ा न्यूट्रिएंट वगैरह का लॉस होता है तो ये भी चीजें ध्यान रख लेना, लेकिन यहाँ पे विटामिन बी को क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उनको क्या करता है, कंजर्व करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आते हैं। ड्यूरिंग पॉलिशिंग एल्यूरोन प्लस एम्ब्रियन जो होता है आपका रिमूव हो जाता है, लॉस ऑफ विटामिन B1 जो आप जिसके अंदर थायमिन होता है जिसमें बेरी बेरी डिजीज हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हेड राइस होता है जो आपका कैरनल विद मोर देन 75% लेंथ ऑफ द होल कैरनल, एवरेज जो हेड राइस रिकवरी होती है वो 66%। देन
हेड राइस, पूरी दाना लंबाई जो आपकी 75% अभी हमने देख लिया है। उसके बाद में आपके जो क्वालिटी है उसको कैसे आप मेजर करोगे, ठीक है, वो क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले पेडी है, ठीक है, उसके बाद में ब्राउन राइस है, व्हाइट राइस है और पॉलिश्ड राइस है। आपको सबसे पहले आपकी पेडी जो खेत के अंदर है, क्या करोगे, उसके हस्क होता है, ठीक है, हुलिंग परसेंटेज के बाद में अलग कर लिया, पेडी मिल गया, उसके ऊपर ब्राउन राइस मतलब धीरे धीरे छिलका उतारा, फिर व्हाइट राइस मिला, उसको चमकाने के लिए हमने ऊपर पॉलिश और कर दी, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, कुकिंग क्वालिटी डिपेंड्स एमाइलोज, ठीक है, और एमाइलोफेक्टिन का जो रेशियो होता है उनके ऊपर कुकिंग का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर आपका एमाइलोज और एमाइलोफेक्टिन है वो किस रेशियो के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है वो है जेनेटिलाइजेशन, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है वो 70 to 74% होना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस ग्रेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, जिनका जो साइज होता है वो कितना होता है, 7.5 मिलीमीटर से ज्यादा। याद रख लेना, ये क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है। उसके बाद में ओपेक एरिया इन ट्रांसल्यूशेंट एंडोस्पर्म व्हाइट बेली, ठीक है, जो पारदर्शी एंडोस्पर्म होता है वो धुंधला सेतर होता है, उसको आप व्हाइट बेली बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, वीड मैनेजमेंट इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन अपलैंड एंड डायरेक्ट, जो आपका डीआरएस होता है, ठीक है, डायरेक्ट सीडेड राइस, उसके अंदर वीड मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वीड उसकी एक सीवियर प्रॉब्लम मानी जाती है। आफ्टर दैट बात करता हूं मैं आपका एआरएस, एरोबिक राइस सिस्टम, ओरिजिनेटेड कहां हुआ था, चाइना से हुआ था, ठीक है। उसके बाद में लकी सीड ड्रिल के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, नया नया है, प्लांटेड सीडेड, इस पर प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड और फॉर डीएसआर, ठीक है। उसके बाद में आपका टिप बर्न ऑफ पेडी कोज्ड बाय दी O2 डेफिशिएंसी, ब्लैक एरोमेटिक राइस ऑफ मणिपुर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हो आप, चकाओ बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिपुर में जो काला खुशबूदार धान होता है उसको आप क्या बोलते हो, चकाओ बोलते हो, ठीक है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को धान में पढ़ने को मिली है। और ये आपके जो राइस जिसको हम सबसे बड़ा पार्ट मानते हैं वो मैंने कवर करवा दिया। इसमें गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा जो आपके कॉम्पिटिटिव से बाहर देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव में देखने को मिल जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा राइस का जो पार्ट था वो कवर हो चुका है, राइस हमने पढ़ लिया है। आगे हम मेज पढ़ेंगे, ठीक है, मेज के बाद पर्ल मिलेट सोरगम वगैरह पढ़ के सीरियल्स खत्म करेंगे, फिर पल्सेस में चलेंगे, ठीक है। और कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ये जो हमारा जो राइस वाला पार्ट था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस क्रॉप्स का, वो भी कवर कर लिया, राइस भी कवर हो चुके हैं, 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ोगे लिखोगे तो आराम से है वो याद हो जाएगी, इतना कोई वो मुश्किल है नहीं, बट थोड़ा चीज़ों को समझना जरूरी है। जो मैंने आपको प्रयास किया था कि सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा दिया, बाकी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनमें समझने वाली कोई चीज़ें आपकी है नहीं, ठीक है। क्लासिफिकेशंस वगैरह आपके पहले लेक्चर में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको भी थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो और कोई दिक्कत प्रॉब्लम आप लोगों की होनी नहीं चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, है ना।